से आगे में आज शाम मीडिया गेट, मेमो गेट, मेहरान गेट, इन सबसे पहले आने वाले वाटर गेट में क्या हुआ था? वीडियो गेम्स के इस दौर में क्या कहानियों की कोई जगह है? और क्या फेसबुक अब भी कूल है? ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा जमान और आप देख रहे हैं खबरों से आगे। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में इन दोनों गूंज सुनाई दे रही है मीडिया गेट की। उससे पहले आया मेमो गेट, मेहरान गेट, लेकिन ये सब गेट खुलने से पहले था वाटर गेट। ये वो मशहूर ज़माना स्कैंडल है जिसने आज से 40 साल पहले अमरीकी सियासत में तहलका मचा दिया था और इसके नतीजे में उस वक्त के अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन को मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। नदीम याकूब बता रहे हैं कि वाटर गेट में हुआ क्या। 1974 में सदर निक्सन को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। उनका मशहूर खिताब, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. ये वाटरगेट बिल्डिंग है जिसमें रूनुमा होने वाले एक वाक़े की कवरेज से शुरू होने वाले स्कैंडल के नतीजे में पहली और आखिरी मरतबा अमरीकी तारीख में सदर को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक मीडिया जितना पावरफुल आज है उसका किसी हद तक क्रेडिट वाटरगेट को भी जाता है। ये स्कैंडल इतना अहम था कि आज भी पाकिस्तान में हर बड़े स्कैंडल को, जैसे मेहरान गेट, मेमो गेट और अब मीडिया गेट, इसी तरह के नामों से ताबीर किया जाता है। वाटरगेट बिल्डिंग के अंदर उस ज़माने की हिज़्ब इख्तिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी का हेड ऑफिस था। 40 साल पहले वहाँ चोरी की एक वारदात हुई। जिस दरवाजे को खोला गया वो अब यहाँ एक म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया है। वारदात के नतीजे में जो दरवाजा खुला छोड़ा गया और जिसका एक सिक्योरिटी गार्ड को पता चला, ये सिर्फ होटल ही नहीं बल्कि इससे ऐसा स्कैंडल बना कि सदर को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। वाशिंगटन पोस्ट के 2 सहाफ़ियों बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन ने इस वारदात पर तहकीकाती खबरें लिखीं और पता लगाया कि इस वाक़े के पीछे सदर निक्सन का हाथ था। हाल ही में वाशिंगटन के म्यूजियम में बॉब वुडवर्ड ने इन तहकीकात के बारे में बात की। हमने इस साजिश में मुलव्वस उन अफराद का पता लगाया जो जासूसी जैसे इक़दामात के ज़रिए हमारे आज़ाद निज़ाम इंतखाबात को ख़राब करना और डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। सदर निक्सन ने तमाम इल्ज़ामात रद्द कर दिए। अगर सदर धोखेबाज है तो आवाम को मालूम होना चाहिए, मगर मैं धोखेबाज नहीं। दोनों सहाफ़ियों की किताब ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन पर हॉलीवुड एक फिल्म भी बना चुका है। सहाफ़ियों को उस वक्त जिस शख्स ने मालूमात फराहम की उसने वाक़े के तकरीबन 30 साल बाद अपने आप को ज़ाहिर किया। वो अमरीकी इदारे FBI का अहलकार मार्क फेल्ट था। एक वक्त तो मार्क ने मुझे बताया कि मामला इतना संजीदा है कि लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और कुछ लोगों की जानों को खतरा लाहक हो सकता है। निक्सन के जाने के कई अशरों बाद वाटरगेट कॉम्प्लेक्स आज भी अमरीकी सियासत के अहम बाब और इसमें आज़ाद प्रेस के किरदार की याद दिलाता है। सुजैन प्रेस्टो के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। Can we technically call you a Pakistani American congressman? You're right. I was born in Karachi and I'm very committed to trying to make sure we have strong ties between the people of the United States and the people of Pakistan. आज़ाद प्रेस की अहमियत से किसी को इनकार नहीं, लेकिन एक अमरीकी वेबसाइट careercast.com के मुताबिक अमेरिका में रिपोर्टर और ब्रॉडकास्टर, इन दोनों जॉब्स को इस साल के बदतरीन प्रोफेशन में शुमार किया गया है, क्योंकि इन जॉब्स में पैसे बहुत कम और स्ट्रेस या जहनी दबाव बहुत ज़्यादा है। 2012 का बेहतरीन प्रोफेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद एक्चुअरी, इस शोबे के लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये आदाद शुमार की रोशनी में हादसात, अमवात और दीगर ख़तरात के इम्कान का अंदाज़ा लगाते हैं। और अमेरिका में तीसरी टॉप जॉब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। इन तीनों शोबों में तनख्वाह 88 से 99 हज़ार डॉलर सालाना तक है। जॉब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है और स्ट्रेस काफ़ी कम। और सहाफ़त के अलावा 3 बदतरीन मुलाजमतें जिनसे अमेरिका में आपको दूर भागना चाहिए, उसमें नंबर 1 है टिम्बर कंपनी के लिए दरख्त काटने का काम, डेयरी फार्मिंग है नंबर 2 और तीसरा मुश्किल तरीन काम फ़ौज में सिपाही की नौकरी। एंड मूविंग ऑन, जब नौकरी की अशद ज़रूरत होती है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि प्रोफेशन आसान है या मुश्किल, सिर्फ तनख्वाह देखी जाती है। यही हाल अमेरिका में भी बहुत से लोगों का है जो जॉब ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आयशा खालिद बता रही हैं कि हॉलीवुड का घर कहलाने वाले शहर लॉस एंजलिस के कुछ हिस्सों में नौकरी तलाश करना कितना मुश्किल काम है।
لاس اینجلس کے ایک پسماندہ علاقے اسکڈ رو میں غریب اور بے گھر افراد کے لیے کام کرنے والے لاس اینجلس مشن نامی خیراتی ادارے نے حال ہی میں ایک جاب فیئر منعقد کیا۔ اس میلے میں آنے والے سینکڑوں بے روزگاروں میں سے بعض کچھ عرصے پہلے ہی بے روزگار ہوئے تھے۔ اب میں نوکری کی تلاش میں ہوں، کچھ بھی مل جائے میں ہر کام کر لوں گی، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ نوکری کے خواہش مند اینتھنی الیگزینڈر کہتے ہیں کہ فل ٹائم ملازمت کے بغیر گزارا کرنا آسان نہیں۔ مجھے پارٹ ٹائم کام ملتا رہا ہے، ایک ہفتہ ادھر تو دوسرا کہیں اور، لیکن فل ٹائم ملازمت نہیں۔ امریکہ میں بے روزگاری کی شرح کافی عرصے سے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ مئی میں صرف 69,000 نئی ملازمتیں سامنے آئیں، لیکن لاس اینجلس مشن کے صدر کہتے ہیں کہ کچھ کمپنیز میں اب بھی مواقع موجود ہیں۔ اس سال یہاں ایسی کمپنیز موجود ہیں جو صرف نوکری کی درخواستیں ہی جمع نہیں کر رہی بلکہ اصل میں ملازمتیں بھی آفر کر رہی ہیں۔ فریسکو کمیونٹی مارکیٹ کے جان مرگا نے اپنے سٹاف کا 1/3 انہی بے روزگار اور بے گھر افراد میں سے بھرتی کیا ہے جنہیں لاس اینجلس مشن نے ٹریننگ دی ہے۔ ان کے مطابق اس وقت کے برے حالات میں بھی ان کا بزنس اچھا جا رہا ہے۔ میری رائے میں آج کی مارکیٹ میں کامیابی کے لیے بہت زیادہ حوصلے، ہمت اور استقامت کی ضرورت ہے۔ ایوان پریز کمیونٹی مارکیٹ میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکڈ رو کے اکثر لوگوں کو صرف ایک چانس چاہیے۔ علاقے میں ہنرمند افراد کی ایک بڑی تعداد بستی ہے لیکن انہیں اب تک موقع نہیں ملا۔ لیکن جاب مارکیٹ اب بھی بہت خراب جا رہی ہے۔ جان مرگا ورکرز کی تھوڑی سی تعداد کے لیے سینکڑوں درخواست گزاروں میں سے چناؤ کریں گے اور ابھی تک بے روزگار امریکی پہلے سے کم ہو جانے والے ملازمت کے مواقع کے دور میں ایک سخت مقابلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ مائیکل سلیون کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ آج کے شو میں فیشن اور انٹرٹینمنٹ پر بھی بات ہوگی، لیکن ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، جس کے بعد ہم لا رہے ہیں ہمارے اور آپ کے پروجیکٹ پاک پاکستان پر لیٹسٹ اپڈیٹ، سو اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کو صاف ستھرا بنانے کی ہماری کوشش پاک پاکستان آپ کی مدد سے آگے بڑھ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاک پاکستان ملک سے ایک ہی دن میں زیادہ سے زیادہ کچرا سمیٹ کر عالمی ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش ہے۔ اس پروجیکٹ کے فیس بک پیج کے ذریعے دنیا بھر سے ہزاروں لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ سب کے لیے ہمارے پاس آج ایک خوشخبری بھی ہے۔ پروجیکٹ پاک پاکستان نے 10 اسپیشل ہیرو ایوارڈ پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ یہ 10 انعامی پیکیج ان 10 ہیروز کو دیے جائیں گے جو پاک پاکستان کی انٹرنیٹ کیمپین میں سب سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ ان 10 میں سے پہلے 2 انعامی پیکیج جن پارٹیسپنٹس نے حاصل کیے ہیں ان میں شامل ہیں ملتان سے تعلق رکھنے والے رانا ایم عمران خان۔ رانا ایم عمران خان نے اپنے علاقے میں پاک پاکستان کیمپین کے حوالے سے لوگوں کے ری ایکشنز ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، تاکہ ہمارا ایک الگ مقام بن سکے اور الگ بہت فروغ ملے گا، اچھی صفائی ستھرائی ہو جائے گی، کہ ملک کی بہتری ہوگی اس میں، دنیا کو یہ دکھائیں کہ وی آر ون نیشن اور ملک سے گندگی کو صاف کریں۔ لو یو پاکستان، پاکستان۔ ان کی اسی کوشش کی وجہ سے ہم نے وہ پروموشنل ویڈیو کانٹیسٹ شروع کیا جس میں آپ سب بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کیمپین میں ہماری دوسری اسپیشل ہیرو ہیں سمینہ خان۔ سمینہ خان نے ہماری ویب کیمپین کو مختلف ویب پیجز پہ پروموٹ کیا اور انہوں نے چکوال سے 1000 والنٹیئرز بھی ہمیں ارینج کر کے دیے۔ حالانکہ پاک پاکستان کی کیمپین میں ابھی تک چکوال شامل نہیں ہے، مگر ان کی اسی کوشش کی وجہ سے وائس آف امریکہ اپنے اسپانسرز کے ساتھ مل کر چکوال کو اس کیمپین میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ بھی پاک پاکستان کی اس ورلڈ ریکارڈ اٹیمپٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہم سے اس فیس بک پیج پر رابطہ کیجیے، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا۔ پاک پاکستان ایک ٹیم ایفرٹ ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب اسے مل کر ضرور کامیاب بنائیں گے۔ ایک گلوبل ایونٹ جس کا دنیا بھر میں سپورٹس فینس کو انتظار ہے وہ ہے لنڈن اولمپکس۔ 27 جولائی سے شروع ہونے والے ان مقابلوں میں تقریباً 27 میل لمبی میراتھن ریس بھی شامل ہے۔ اس میں امریکہ کی جانب سے حصہ لینے والے ایک ایتھلیٹ سے آپ کی ملاقات کروا رہی ہیں آمنہ خان۔
میب केफ्रिज़िकी जब अपने ख़ानदान के साथ एरिट्रिया से अमेरिका आए तो इनकी उम्र 12 साल थी। वो एक अरसे तक एथलेटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं और कई नुमायां कामयाबियां अपने नाम कर चुके हैं। इन्होंने 2004 में एथेंस ओलंपिक मैराथन में चांदी का तमगा जीता था और फिर 2009 में न्यूयॉर्क सिटी मैराथन टाइटल हासिल किया। इस साल जनवरी में यूएस ओलंपिक मैराथन ट्रायल्स में पहली पोजीशन हासिल करके इन्होंने लंदन मुकाबलों में अपनी शिरकत को यकीनी बना लिया। केफ्रिज़िकी का कहना है कि वो एक और ओलंपिक मेडल जीतना चाहते हैं। मैं लंदन जा रहा हूँ और वहाँ जो कुछ भी हो मुझे तवक्को है कि कोई मेडल जीत लूँगा। लंदन के पोडियम पर खड़े होने का अपना चांस बढ़ाने के लिए केफ्रिज़िकी 3 साल पहले अपने ख़ानदान के साथ मैमथ लेक्स कैलिफोर्निया मुंतकिल हो गए थे, जहां इन्होंने सियरा नेवाडा के मशरक़ी पहाड़ी सिलसिले में ऊंचाई पर दौड़ने की मशक़ें की। मैमथ लेक्स में ऊंचाई पर रहते और तरबियत हासिल करते हुए हमेशा ये कहता था कि ये जगह लंबी दौड़ की ख्वाहिश रखने वालों की जन्नत है। हम इस वक्त 9000 फीट की बुलंदी पर हैं और यहाँ खूबसूरत दरख्त और पहाड़ियाँ हैं और ऑक्सीजन कम है। और फिर उसके बाद जब आप नीचे सतह समंदर पर जाते हैं तो वहाँ आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। मगर ओलंपिक मैराथन में कामयाबी की कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं। पुर्तगाल के कार्लोस लोपेस की 1984 में इतनी ही उम्र थी जब इन्होंने लॉस एंजलिस में गोल्ड मेडल जीता था, और इसी तरह रोमानिया की कॉन्स्टेंटिना डीटा ने 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक गेम्स में खवातीन की मैराथन जीती थी तो इनकी उम्र 38 साल थी। केफ्रिज़िकी इन दिनों लंदन ओलंपिक्स की तैयारी के लिए हर हफ्ते लगभग 209 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये इनकी तरबियत का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके अलावा आपको हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे अपना ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आराम, खुराक और दूसरी सब चीज़ों का भी इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। ये सिर्फ रेस ही नहीं है जिसे लोग देखते हैं। आप जानते हैं कि हम 2 घंटे और 9 मिनट में 26.2 मील की रेस को आसान या तेज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मैराथन के लिए हमें पूरा साल बहुत मेहनत करना पड़ती है। मेब केफ्रिज़िकी को तवक्को है कि वो लंदन में 12 अगस्त को ये मैराथन जीत लेंगे और एक बार फिर इन्हें ओलंपिक पोडियम पर खड़े होने का मौका मिल जाएगा। सनी यंग के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ओलंपिक एथलीट्स। आपने देखा कि मैराथन में ओलंपिक्स के लिए अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे हैं एक अफ्रीकन एथलीट, और माशरे में जहाँ दूसरे ममालिक से लोग आकर आबाद होते हैं वहाँ ऐसा तो होता ही है। एशियाई मुल्क फ़िलिपीन की मिसाल भी ऐसी ही है, क्योंकि वहाँ चीन से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी तादाद में एक अरसे से रह रहे हैं। लेकिन इस साल अप्रैल में फ़िलिपीन के एक बहरी जहाज़ ने कुछ चीनी माहीगीरों को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, जिसके बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान तल्ख़ बयानात का तबादला हो रहा है। ये मामला अभी हल नहीं हुआ, मगर इसके असरात फ़िलिपीन के चीनी ताजिर ज़रूर महसूस कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं फ़िलिपीन और देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। चीनी ताजिर तकरीबन 1000 साल से जज़ीरा नुमा फ़िलिपाइन में तिजारत करने जाते और फ़िलिपाइनी माशरे में जज्ब होते रहे हैं। फ़िलिपाइन के तिजारती शोबे को ही नहीं, सियासत और मजहब को भी चीनी तारकीन वतन ने क़यादत मुहैया की। ये जो चर्च आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके पहले फ़िलिपाइनी सेंट एक चीनी तारके वतन के बेटे थे जो चर्च में मुलाजिम हुए। चीनी हमेशा से फ़िलिपाइनी माशरे का हिस्सा रहे हैं, लेकिन तारीख़ी रिश्तों के बावजूद फ़िलिपाइन के चीनी ताजिर इन दिनों परेशान हैं। चीन और फ़िलिपाइन की इलाकाई कशीदगी कारोबार के लिए मसला बन रही है। दोनों मुल्कों के अवाम को अपनी सोच में नरमी लानी पड़ेगी। चीन और फ़िलिपाइन दोनों ही में कुछ लोग हालात को बिगाड़ की तरफ ले जा रहे हैं। हम उससे बच नहीं सकते, लेकिन दुश्मनी बढ़ाने वाली बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं ताकि अकल की बात को राह मिले। चीनी ताजिर मायूस नहीं है,
कहते हैं कि फिलिपाइनी और चीनी भाई भाई हैं, अच्छे ताल्लुकात ना हो फिर भी एक दूसरे से रिश्तों में बंधे हैं। अगर हम ये सोचें कि 1000 साल से ताल्लुकात अच्छे थे और चीनियों ने हर जंग में फिलिपाइनियों का साथ दिया और ये दोस्ती इनफरादी तौर पर भी सबके लिए बहुत अच्छी साबित हुई, तो लोग एक दूसरे के लिए अच्छा सोच सकते हैं। अक्सर लोगों का कहना है कि चीनियों ने फिलिपाइन पर स्पेन और फिर अमेरिका का इक़्तिदार देखा है और हमेशा सिर्फ अपने कारोबार से गर्ज रखी है, इसलिए उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चीन और फिलिपाइन के दरमियान जनूबी चीन के समंदरी इलाके पर कशीदगी से दोनों मुल्कों के वो मछेरे मुतासिर हुए हैं जो इस समंदरी इलाके से मछलियाँ पकड़ते रहे हैं। अब इस इंतज़ार में है कि कब इनके मुल्कों की हुकूमतें सुलह का रास्ता इख्तियार करेंगी, कब इनके अच्छे दिन आएंगे। डैनियल शेरफ के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। बंदूक की गोलियों से ड्रेस डिज़ाइनिंग, ये और अफ्रीका में फैशन के उभरते हुए कई दूसरे रंग हम आपके लिए ला रहे हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ये है हॉलीवुड की लेटेस्ट प्रेजेंटेशन ब्रेव, जो कहानी है स्कॉटलैंड की मरीडा की, एक ऐसी लड़की जो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती है। मरीडा की वालिदा, जो स्कॉटलैंड की मलिका भी हैं, उसकी शादी करना चाहती हैं, लेकिन मरीडा शादी के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है। अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने में उसे किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, यही इस फिल्म की कहानी है और ये सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी बहुत एंजॉय करेंगे। कार्टून्स, मूवीज़ और वीडियो गेम्स के इस दौर में कहानियाँ लिखने और सुनाने का फ़न कहीं खो ना जाए, इसके लिए आइए देखते हैं कुछ लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। Hop 2 3 4 hop 2 3 4। लिंडा गोरहैम एक दास्तान गो हैं। वो बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं और उनकी कहानियाँ अल्फाज के साथ मुख्तलिफ आवाज़ों और हरकतों से मज़ीद दिलचस्प बन जाती हैं। जैसे कि ये कहानी मोटी बिल्ली। इस कहानी में एक बिल्ली है जो हमेशा भूखी रहती है और बहुत मोटी है। लिंडा का कहना है कि कहानियाँ सुनाना बच्चों की तरबियत का निहायत मौसर तरीका है। मैं इसे नसीहत के बगैर तालीम का नाम देती हूँ। मैं उन्हें कहानी सुनाती हूँ और आखिर में बच्चों को सीखने के लिए कुछ मिल जाता है। मेरे ख्याल से कहानी के अंदर ही एक पैगाम होना चाहिए। वाशिंगटन के करीबी इलाके फेयरफैक्स की एक लाइब्रेरी में बच्चों को कहानियाँ सुनाने का ये सिलसिला काफी अरसे से जारी है। लिंडा सोलेवान फेयरफैक्स काउंटी की आर्ट्स काउंसिल की सदर हैं। बच्चों को खुद से कहानी का हिस्सा बन के सीखने का मौका मिलता है। यही वजह है कि फेयरफैक्स काउंटी के स्कूल किस्सागों या कहानीकारों को भर्ती कर रहे हैं जो कहानियों के जरिए बच्चों की किरदार साजी करते हैं। गेल निमेक एक स्कूल के लिए काम करती हैं और काफी अरसे से बच्चों को कहानियाँ सुनाने का काम कर रही हैं। उनका कहना है कि कहानियाँ एक ड्रामे की तरह बच्चों को साथ लेकर चलती हैं। अगर आप जादूगर बन के दिखा रहे हैं तो आपको इस तरह की एक्टिंग करनी पड़ती है और आवाजें निकालनी पड़ती हैं, जिससे बच्चों को कहानी मजीद दिलचस्प लगती है और बच्चों को इस तरह कहानी सुनना अच्छा लगता है। sounded very cool with the songs. Everybody wanted to do it. I like that you can like उनका कहानी सुनाने का तरीका बच्चों को बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करना सिखाता है। गेल का कहना है कि कहानी सुनाने वाले को फौरन ही पता चल जाता है कि सुनने वाले उसे एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं तो आपकी कहानी बच्चों पर असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि कहानी सुनाना एक फन है। फायजा अलमासरी के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। अब आते हैं फैशन की तरफ। ड्रेस डिज़ाइनिंग में आमतौर पर सुई धागा और कपड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन लिबिया के एक डिज़ाइनर ये काम बंदूक की गोलियों से भी कर रहे हैं। दारुल हुकूमत तराबलस के डिज़ाइनर नज़ार अल एताइम गुज़िश्ता साल लिबिया में होने वाली खाना जंगी में इस्तेमाल होने वाली गोलियों और हथियारों के टुकड़ों से इन दिनों बहुत ही अनोखे ड्रेसेस डिज़ाइन कर रहे हैं। नज़ार कहते हैं कि इन मलबूसात के ज़रिए वो जंग जैसे भयानक तजर्बे से खूबसूरत चीज़ें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
That is indeed a very unique effort. افریقہ میں فیشن کتنی ترقی کر چکا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حال ہی میں سینیگال کے دارالحکومت ڈاکار میں 10واں سالانہ فیشن ویک منایا گیا اور آرگنائزرز کی کوشش ہے کہ افریقہ کے یہ رنگ جلد ہی پیرس اور نیو یارک کے رن ویز پر بھی نظر آئیں. افریقہ کے لوگ فیشن کے مطابق چلنا پسند کرتے ہیں. سینیگال کی معروف فیشن ڈیزائنر کا کہنا ہے کہ افریقی فیشن کا اپنا ایک الگ انداز ہے. ہم ایک وقت میں ایک ہی سوٹ پر کام کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی بڑی فیکٹری نہیں. ہم ایک عرصے سے یہی کر رہے ہیں. لیکن افریقہ میں دیگر بہت سی انڈسٹریز کی طرح یہ انڈسٹری بھی ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے. سینیگال میں فیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈاکار فیشن شو کا آغاز کیا گیا جسے نہ صرف افریقہ بلکہ دنیا بھر میں پذیرائی مل رہی ہے. وہ ایک بہت اچھا شو منعقد کرا رہی ہیں. افریقہ میں ایسی سرگرمیاں عموماً دیکھنے کو نہیں ملتی. اس شو میں عالمی سطح پر نمائندگی کے باوجود کوشش کی گئی کہ زیادہ تر ٹیلنٹ اور ماڈل سینیگال کے یا افریقی ہوں تاکہ افریقی لوگوں کا کام سامنے لایا جا سکے. میرا تعلق سینیگال سے ہے. مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ سینیگال اور افریقی ممالک کو توجہ دی جائے. اس سے ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم بھی فیشن کو پسند کرنے والی قوم ہیں. مگر افریقی خطے کے پسماندہ ملکوں میں فیشن انڈسٹری ایک مہنگی انڈسٹری سمجھی جاتی ہے جہاں عالمی سطح کے خریدار آتے ہیں. کیا اس کے علاوہ بھی یہاں کوئی آتا ہے؟ یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے. فیشن صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں جو اسے افورڈ کر سکتے ہیں. فیشن میوزک کی طرح ہے, پینٹنگ کی طرح ہے, جو آپ کو ایک اچھا احساس دیتا ہے. ڈاکار فیشن ویک کی 10ویں سالگرہ کی خوشی میں ایک ہفتے تک یہ شوز عام لوگوں کے لیے بھی کھولے گئے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اس میں شرکت کی. یہ فیشن شو نہ صرف سینیگال میں فیشن کو فروغ دے گا بلکہ اس سے سینیگال کی معاشی ترقی میں بھی مدد ملے گی. نک لومس کے ساتھ مدیحہ انور, اردو VOA. ہم اپنے پروگرام میں فیس بک پر ملنے والی آپ کی رائے اکثر شامل کرتے ہیں. فیس بک کے ذریعے آج 50 کروڑ سے زیادہ لوگ دنیا بھر میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. لیکن جب سے یہ کمپنی اسٹاک مارکیٹ میں آئی ہے اس کے شیئرز کی قیمت گرتی جا رہی ہے. تو کیا فیس بک اب بھی کول ہے یا نہیں؟ یہی پتہ کرنے ہم نے بھیجا زینب ایوب کو جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے کیمپس پر. آج ہم آئے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے کیمپس پر اور ہم اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ ابھی تک فیس بک استعمال کرنا پسند کرتے ہیں یا نہیں. فیس بک کچھ پرانا ہو گیا ہے. میں نے حال ہی میں کالج ختم کیا ہے اور اب میں فیس بک اتنا استعمال نہیں کرتی. اب میں ایسی چیزیں فیس بک پر نہیں ڈالتا جنہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ فیس بک پر دوست ہیں تو آپ اصل میں بھی دوست ہیں. مثلاً فیس بک پر میرے ایسے فرینڈس ہیں جن کو میں جب اسکول میں دیکھتی ہوں تو انہیں ہیلو بھی نہیں کہتی. فیس بک کی وجہ سے میں اکثر پڑھائی اور دوسری چیزوں پر توجہ نہیں دے پاتی. فیس بک کچھ بورنگ بن گیا ہے. میں تھک گیا ہوں فیس بک سے. For me it's cancerous. You just look at دوسرے لوگوں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. میں یہاں پہ گھر پہ بیٹھا ہوں اور میں دوسرے لوگوں کے پکچرز دیکھ رہا ہوں. پاکستانی بچوں کے لیے فیس بک کچھ خطرناک چیز بن گئی ہے کیونکہ اب ہمارے بڑے بھی فیس بک پر آ گئے ہیں اور وہ کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم انہیں نہیں دکھانا چاہتے. کم از کم GW اسٹوڈنٹ سے بات کر کے ہمیں پتہ چل ہی گیا ہے کہ فیس بک not so cool anymore. Alright, آپ کے خیال میں فیس بک کول ہے یا نہیں یہ آپ ہمیں بتائیے. سرپرائز سرپرائز ہمارے فیس بک پیج پر. یوزر نیم ہے VOA اردو. ہمارا آج کا شو تو یہیں ختم ہو رہا ہے لیکن آپ جب بھی حاصل کرنا چاہیں لیٹسٹ نیوز جسٹ لاگ آن ٹو آور ویب سائٹ urduvoa.com جہاں صرف نیوز ہی نہیں سائنس, کلچر, انٹرٹینمنٹ اور دوسرے بہت سے شعبوں کے بارے میں آپ کے لیے بہت سی معلومات موجود ہیں. کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.